हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और उसमें से एक एक्टिविटी को डिटेल में डिस्क्राइब किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके दोनों मेथड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो भी आपको बताए। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको इसमें स्टेटमेंट में जो तीन एक्टिविटी बनती है आपकी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो तीनों एक्टिविटीज़ को मैंने एक ही स्टेटमेंट में लेकर सारा उसको एक्सप्लेन किया है। अभी मैं इसमें वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वापस पूरा इसको किस तरीके से ये बनेगा। और दूसरी बात, मैंने आपको जो है वो क्लास के ग्रुप के ऊपर जो फॉर्मेट भेजा है तो उसी को मैंने थोड़ा समराइज करके यहाँ लिखा है। वैसे मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है और बाकी आप यहाँ से एक बार समझकर और कॉपी में जो फॉर्मेट भेजा है उसको नोट कर लें, तो जिससे कि आप इसको आराम से लेसन को फिर समझ पाएँ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बेसिकली जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक मेथड होता है। जैसे कि फंड फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, कंपेरेटिव है, कॉमन साइज है, ट्रेंड एनालिसिस है, तो उनके साथ साथ ये भी एक इस तरह का मेथड होता है। तो इस मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर अपन को जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मेथड। अब अभी मैं आपको जो है बता रहा हूँ बेसिकली जो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस से हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो इस पार्ट के अंदर हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं बिजनेस का, तो P&L के अंदर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग भी आ जाता है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाता है, अप्रोप्रिएशन आइटम्स भी हम लिख देते हैं, कैश नॉन कैश सारे आइटम लिख देते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो P&L का प्रॉफिट है वो एक तरह का मिक्सअप है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हाईलाइटली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये हमको निकालना है कि हमने कितना पैसा कैश में कमाया है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जब नेट प्रॉफिट के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि सब चीज़ें शामिल हो चुकी है, तो हम सबको रिवर्स कर देंगे कि जो भी आइटम P&L में नहीं आने चाहिए थे, जो आपने लिख दिए हैं, तो उनको दोबारा वापस जोड़ दो, क्योंकि उनको लेस नहीं करना था ऑपरेटिंग में, जिसके मैंने यहाँ पे वापस नाम लिख दिए हैं, जैसे नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड एप्रोप्रिएशन आइटम्स। जैसे आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया, एसेट बेचने का लॉस लिख दिया, डिविडेंड आपने लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें जैसे डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंस आपने किसी को दिया नहीं, लेकिन आपका प्रॉफिट जरूर अभी कम हो चुका है, तो वापस प्रॉफिट को सही करने के लिए भी हमने कितना प्रॉफिट कैश में जनरेट किया है उसको ऐड करेंगे। वैसे ही आपको मैंने जैसे बताया कि एसेट बेचने का जो लॉस हुआ है वो P&L में लिख दिया, तो एसेट बेचने का लॉस हमारी बिजनेस की कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस गुड्स को बेचने के लिए होता है, एसेट्स को नहीं। तो अगर आपने वो लॉस लिखा है उससे आपका प्रॉफिट घट गया, लेकिन क्योंकि वो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को नहीं दिखाता है तो उसको वापस ऐड करेंगे। और डिविडेंड्स देना, रिजर्व देना, ये तो P&L का काम ही नहीं है, ये P&L के बाद एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट निकालते समय इनको माइनस कर दिया है तो वापस आप उसको जो है वो क्या कर दो, ऐड। फिर उसके बाद अगर आपने इनके रिवर्स अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या कोई रिजर्व आपने P&L में वापस ट्रांसफ़र कर दिया है, और या फिर आपने कोई एक्सेस प्रोविज़न है जो P&L में क्रेडिट कर दिया, यानी कोई भी आइटम जो ऊपर वाले 3 पॉइंट के रिवर्स में इनकम की जगह, पहले यहाँ पर आपने जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात कर रहे थे, उसकी जगह अगर वो इनकम का आइटम है और P&L में आपने क्रेडिट कर दिया, जैसे एसेट बेचने का प्रॉफिट, रिजर्व में से आपने पैसा लिया है, अगर आपका प्रोविज़न ज़्यादा बन गया था तो उसको आपने P&L में क्रेडिट कर दिया है, तो ये सारे आइटम्स जो कि डेबिट नहीं कर सकते हैं जिनको, तो जोड़ेंगे, तो उनको क्रेडिट भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी वापस आप जो है जिनको जोड़ा था उसको वापस अपन क्या करेंगे, लेस। तो बेसिकली हमारा मोटिव यही रहेगा कि जो नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एप्रोप्रिएशन आइटम्स, प्रोविज़न जो हमने P&L में घटा दिए थे, नहीं घटाने चाहिए ऑपरेटिंग में, तो उनको जोड़ दीजिए, और जिनको जोड़ा है उसको वापस क्या करें, घटा दें। तो लास्ट डे मैंने इसमें यहाँ तक तो आपको बता दिया था स्टेटमेंट, लेकिन उसके अंदर एक ये पार्ट जो है वो उसमें लास्ट मैंने बोला नहीं, उसमें लिखा नहीं था स्टेटमेंट में, तो यहाँ मैंने उसको कंप्लीट किया है। यहाँ तक का जो आंसर आता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बेसिकली
ये वही चीज़ है जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट लेसन मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें जो P&L एडजस्टमेंट से जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, एग्जैक्टली वो की वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके आती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो फंड फ्लो का हो उसको कैश फ्लो में भी कर सकते हैं और कैश फ्लो के क्वेश्चंस फंड फ्लो में भी कर सकते हैं। तो जब आप फंड फ्लो के क्वेश्चंस को करेंगे कैश फ्लो में बनाकर, तो यहाँ पर जो P&L एडजस्टमेंट में जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है वही चीज़ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल से पहले आती है। इसके बाद इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर तो अपन क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ से कितना पैसा गया। तो उसमें डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल जो कुछ भी होता है उन सब से पैसा आना जाना, बिजनेस के खर्चे चुकाना, वो सारी चीज़ें कैश में वैसे डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन इसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड में उनका कोई इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि बाद में जब ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी तक जो है उससे ऊपर तक का हिस्सा हो जाता है, तो उसके बाद में आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी जो है उनके चेंजेस से बिजनेस में प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश आएगी जाएगी, क्या होगा, वो सब आपको इसमें देखते हुए इनको ऐड और लेस करना है। जैसे सबसे पहले मैंने ऐड किया है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट डिक्रीज हुई तो कई लोगों को लगता है कि करंट एसेट डिक्रीज हुई तो बिजनेस को तो नुकसान होना चाहिए, तो ये यहाँ पर ऐड क्यों हो रहा है, ये तो लेस होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि भाई जो कैश रियलाइज हुई है तो अपन को ऐड करनी है, और अगर कैश आपके जो है बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है तो लेस करनी है। तो जैसे करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्यों ऐड करते हैं, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो बिजनेस के अंदर पैसा लगता है। जैसे कि अगर आपने और स्टॉक खरीदा, अगर आपने जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में कर दिया, अगर आपने बैंक में और रुपए जमा करवाए, तो उससे तो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, उससे हमारी कैश जो है वो उल्टा बिजनेस के क्या होगी, बाहर जाएगी। लेकिन अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए आपके डेटर पहले 50,000 थे, अब 30,000 हो गए, तो डेटर घटे हैं तो करंट एसेट्स घटी है। लेकिन करंट एसेट्स तो घटी है, लेकिन अगर डेटर आपके 50 से 30 हुए, यानी कि 20,000 आपके डेटर जो है वो अगर घट गए, तो 20,000 रुपये उन्होंने आपको दिए है ना, तो पैसे मिलने के कारण आप उसको यहाँ पे क्या करते हो, ऐड करते हो। वैसे वैसे अगर आपने मान लीजिए कि आपका जो है स्टॉक है वो 50,000 था, वो 40 हो गया, तो स्टॉक अगर 50 से 40 हुआ तो स्टॉक तो घटा है, लेकिन उससे आपको पैसे जो है वो 10,000 रुपये क्या हुए, रियलाइज्ड हुए, तो इसलिए उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर इससे उल्टा हो जाए कि डेटर 50 से 60 हो गए, तो यानी डेटर बढ़ गए हैं, लेकिन एक बार हमारा गुड्स जो है वो बिजनेस के बाहर चला गया, इसका मतलब कि हमारे बिजनेस में कोई इनफ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो इसलिए जब भी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो इसका मतलब कि हम अपना पैसा बिजनेस के बाहर लगा रहे हैं, या मतलब एक तरह से पैसा जा रहा है हमारे पास से। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब उसको हम जोड़ते हैं, जब वो डिक्रीज होती है तब हम उसको घटाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन पैसे बनते हैं। जैसे अगर आप किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हमारी परचेज जो है हमने गुड्स करी, तो क्रेडिटर मान लो कि 20 से 30,000 हो गए, तो क्रेडिटर इंक्रीज हुए, यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी 10,000 से, लेकिन वो 10,000 रुपये का माल आपने उससे खरीदा है, पैसे अभी तक दिए नहीं, तो लायबिलिटी भले इंक्रीज हुई है लेकिन बिजनेस के अंदर तो गुड्स आया है और वो बिजनेस के इनफ्लो को क्या करता है, बढ़ाता है। तो दैट मीन्स कि लायबिलिटी बढ़ने से लायबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन पैसा बिजनेस में आएगा। जैसे बैंक के अंदर आपके माइनस बैलेंस चल रहा था या पॉजिटिव चल रहा था, फिर आपने एक चेक निकाला, विड्रॉ किया या किसी को पेमेंट किया, तो माइनस में 10,000 हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो पहले पॉजिटिव था, माइनस के 10,000 हो गए, तो भले ही नेगेटिविटी हो गई, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बढ़ गई ओवरड्राफ्ट से, लेकिन वो 10,000 रुपये आपने बैंक से लिए हैं, पैसा आपके पास आया है, तो इसलिए करंट एसेट्स आपकी क्या हो गई, ये सॉरी कैश जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और उल्टा करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो, अब आपने बैंक को पेमेंट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी तो घट गई लेकिन पैसा देना पड़ेगा। आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, अपने बिल्स पेबल को पेमेंट किया, तो उससे वो घट जाएंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी तो घटेगी पर आपका कैश जो है वो भी उसके साथ घटेगा। और हम यहाँ पर कैश की ही बात कर रहे हैं कि कैश बिजनेस के अंदर कितनी रहती है, ना कि एसेट लायबिलिटी। वो सब इसका थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न ये रह जाता है कई बार कि जो आप फंड फ्लो लेसन में पढ़ते हैं तो
तो वहाँ करंट एसेट बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, और करंट एसेट घटती है तो करंट एसेट्स के घटने पर वर्किंग कैपिटल घटती है, ये हम सीखते हैं। लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले की इक्वेशन की बेस पर वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है। और यहाँ हम जो बात करते हैं वो सिर्फ कैश मिलने और नहीं मिलने से करते हैं। इसके बाद ये लास्ट के 3 आइटम मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं आपको, डायरेक्ट मेथड में भी और इनडायरेक्ट में भी, कि इनकम टैक्स देते हो इसके बाद तो घटाओगे, गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो जोड़ोगे, कोई पेनल्टी अगर आपने चुकाई है तो उसको माइनस करोगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपके कहलाएगा कैश फ्लो, अगर आंसर प्लस में है तो, और अगर आंसर माइनस में है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा आया है तो प्लस और गया है तो माइनस के अंदर अपन उसको लिखते हैं। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की दूसरी एक्टिविटी होती है, वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि भाई आपने बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट किया है, किस में इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली हम जो है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर, मशीन, इन सब में। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो बिजनेस के बाहर खरीदते हैं कुछ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जिसको नाम से ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेवेंट होगी, जिसको अपन नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं नई वाली बैलेंस शीट के हिसाब से। जैसे नई वाली बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में 2 पार्ट होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो करंट एसेट्स तो आपके यहाँ आ गई ऑपरेटिंग में, तो जो नॉन करंट एसेट्स है वो आपकी केवल जो है वो कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है शॉर्ट के अंदर कि भाई कैश रिसीव हुई है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, और इनकम आपको होती है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पर, वो भी इसमें आती है। जैसे कि आपको रेंट मिला, आपको डिविडेंड मिला, आपको इंटरेस्ट मिला। यहाँ एक स्लाइडली कंफ्यूजन रहता है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता भी है और हम देते भी है। तो यहाँ पर वही इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा जो हमको मिला है, बिकॉज इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट पे हुई है, और इन्वेस्टमेंट को अपन कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये भी आपका जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। एंड देन उसके बाद अगला है लास्ट एंड फाइनल आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने अपना बिजनेस जो है वो कहाँ से फाइनेंस करा है, कहाँ से आपको पैसा मिला है। तो फाइनेंस का मतलब ऑलवेज जो है यही माना जाता है, या यही हम समझते हैं कि भाई पैसे कहाँ से हम मैनेज करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने इन शॉर्ट लिख भी दिया है कि कैश रिसीव होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। तो बिजनेस के अंदर आपके जो है 2 हेड होते हैं लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म के, एक तो होता है शेयर होल्डर फंड और दूसरा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर उनसे रिलेवेंट जैसे कि आपको शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन और बोरोइंग से जो कैश मिली है वो यहाँ लिखनी है, और साथ साथ आप जो पेमेंट करते हो लोन बोरोइंग्स का, रिडम्पशन करते हो शेयर डिवेंचर का, और इसके अलावा अगर उनके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड चुकाते हो तो वो सारे इस एक्टिविटी के अंदर आएंगे। साथ साथ इसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज रेट भी जो है वो बुक में जो फॉर्मेट भेजा उसमें लिखी हुई है। पॉजिटिव रेट का मतलब कि शेयर चेंज करते हो, डिवेंचर चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, कुछ भी करते हो, और वहाँ हमको उससे कोई फ़ायदा होता है तो अपन उसको जो है वो प्लस में लिखेंगे, और अगर वहाँ उससे कुछ नुकसान होगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों ने वीडियो से पहले नहीं लिखी है तो वीडियो के बाद आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है आपको जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। फिर क्या करते हैं, जब ये पूरा स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटी हो जाती है तो तीनों एक्टिविटी के आंसर्स को जोड़ा जाता है, और उसके अंदर ओपनिंग कैश जो है और बैंक का बैलेंस जोड़ा जाता है। और तीनों एक्टिविटी के आंसर के साथ जब ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस को जोड़ा जाएगा तो हमारी जो टोटल होगी वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग के। तो दोनों की जोड़ अगर आपके टैली हो गई क्लोजिंग के साथ तो इसका मतलब आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वो क्या रहेगी, ठीक रहेगी, सही हुई है। ऐसा वैसे डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग में ऐसा होता है कई बार कि कुछ गलती करते हैं तो भी आंसर जो है वो टैली हो जाते हैं। मतलब जब 2 साइड की जोड़ अगर मिलानी हो या इस तरह का हो तो बुक से आंसर भले ही नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि मेरी दोनों साइड बराबर है तो सही है, लेकिन वहाँ पर कुछ एरर हो सकती है। लेकिन एज पॉसिबल एज इन क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों ऐसे लेसन्स हैं जहाँ आप खुद आंसर चेक कर सकते हैं एटलीस्ट कि हाँ भाई मेरा ये आंसर जो है वो बराबर आ गया है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से इसके इनडायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट लेसन है इस बार। जैसे कोर्स के कम होने की भी बात आपके चल रही है
तो उसके हिसाब से आपकी जो 3 यूनिट है मेनली वही प्रैक्टिकल है, और उसमें से मैंने काफ़ी लेसन टच कर लिए हैं। बस कैश फ्लो के बाद एक रेशियो एनालिसिस लेसन और है, तो आप लोग वीडियो देखिए आराम से, कोई दिक्कत है तो बताइए। और जो जब भी शुरू करें पुराने वीडियोस को जो है जो बना रखे हैं उनको देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।